हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक साई-फाई थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है द फिफ्थ वेव। तो चलिए शुरू करते हैं द फिफ्थ वेव की कहानी की शुरुआत में कैसी नाम की एक लड़की जंगल में भाग रही है। भागते हुए कैसी एक टूटे फूटे गैस स्टेशन में पहुंचती है। कैसी दौड़ते हुए उस गैस स्टेशन के अंदर आती है और वहां कुछ सामान इकट्ठा करने लगती है और अचानक किसी के मदद मांगने की आवाज़ सुनाई देती है। कैसी बहुत ही सावधानी से उस आवाज़ को फॉलो करते हुए उस रूम में पहुंचती है जहां से वो आवाज़ आ रही थी। वहां उसे एक लड़का दिखता है जो काफ़ी ज़्यादा घायल था। कैसी जैसे ही उस लड़के के सामने आती है वो दोनों एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी कैसी नोटिस करती है कि वो लड़का अपने जैकेट के अंदर अपना दूसरा हाथ छुपा रहा है। वो लड़का कहता है वो अपना हाथ नहीं छुपा रहा, उसे वहाँ गोली लगी है तो वो वहाँ खून रोकने की कोशिश कर रहा है। कैसी को उसके बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उसे फिर भी हाथ निकलने को कहती है। जैसे ही वो हाथ निकल रहा होता है तो उसके हाथ में चमकता हुआ कुछ दिखता है। कैसी वो चमकता हुआ चीज़ देख के डर जाती है, इसलिए वो उस लड़के पर तुरंत गोली चला देती है। लड़के के मरते ही कैसी उसके पास पहुंचती है और उस चमकदार चीज़ को देखने की कोशिश करती है। तभी उसे पता चलता है कि ये तो बस एक क्रॉस था, जिसे देखते ही वो पूरी तरह सैड हो जाती है क्योंकि उसने एक इनोसेंट लड़के को मार दिया था। वो तो सिर्फ मदद के लिए आवाज़ लगा रहा था। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। फ्लैशबैक में हम कैसी को अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में देखते हैं। वो और उसकी सहेली उसके क्रश के बारे में बात करते हैं। जैसे ही कैसी पार्टी से बाहर निकलती है उसे बैन दिखता है जिस पर उसे क्रश है। उन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है। कैसी घर पहुंचती है, अपने पिता को हाय कहती है और अपने भाई सैम को गुड नाइट कहती है। अगले दिन कैसी की सॉकर प्रैक्टिस होती है। उसकी सहेली उसे अपने फ़ोन पर कुछ अजीब दिखाना चाहती है, लेकिन तभी अचानक उनके टीचर उन्हें टोक देते हैं। तभी कैसी गौर करती है कि बाकी सभी लोग भी अपने अपने फ़ोन में लगे हुए हैं क्योंकि कुछ बहुत बड़ी घटना घट रही है। बाद में कैसी का परिवार न्यूज़ में एक रहस्यमयी यूएफओ के बारे में रिपोर्ट देखते हैं। सैम घर से बाहर भागता है और बाकी सब भी उसके पीछे बाहर आते हैं, लेकिन तभी वो आसमान में एक यूएफओ को देखकर दंग रह जाते हैं। पहले 10 दिनों के दौरान एलियंस ने कांटेक्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया। कैसी के पड़ोस के लोग शहरों से दूर जाने लगते हैं, जिसका असर अगले दिन उसके स्कूल में साफ दिखाई देता है। कैसी अपने क्लास में अपनी सहेली से मैसेज कर रही होती है। तभी अचानक कैसी की फ़ोन बंद हो जाती है। आसपास के हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देती है। क्लास के बच्चों ने बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी और उन्होंने स्कूल के सामने वाली सड़क पर गाड़ियों को एक दूसरे से टकराते हुए देखा। एक हवाई जहाज़ भी आसमान से गिरता हुआ दिखाई दिया जो स्कूल के पास क्रैश हो गया और उसने कई कारों को तबाह कर दिया। ये एलियंस द्वारा एक्टिवेट की गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की प्रतिक्रिया थी। ये एलियंस के द्वारा किया गया फास्ट अटैक यानी फास्ट वेव था, जिसका मकसद पूरी बिजली ठप कर देना था। बाद में कैसी के पिता उसे स्कूल से लेने आते हैं। वो बेन की ओर देखती है और उसे लगता है कि ये आखिरी बार है जब वो उसे देख रही है। कुछ समय बाद कहानी आगे बढ़ती है। कैसी और सैम जंगल के पास एक नदी से पानी भर रहे होते हैं। तभी भूकंप की तरह सेकेंड वेव आती है। वो गिरते हुए पेड़ों से बचकर भागने लगते हैं। तभी उनके पीछे एक विशाल लहर दिखाई देती है। कैसी किसी तरह खुद को और सैम को सुरक्षित बचाने में कामयाब रहती है और वो पास के एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर एक बहुत बड़ी सुनामी आती है, शहरों को बुरी तरह तबाह कर देती है। सेकेंड वेव के बाद तीसरी वेव एक एवियन फ्लू थी। एवियन फ्लू दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस था जिसने इंसानी आबादी को लगभग खत्म कर दिया था। कैसी अपने स्कूल पहुंचती है जिसे एक एडिशनल मेडिकल फैसिलिटी में तब्दील कर दिया गया था। वो वहाँ अपनी सहेली को देखती है और उसे बात करने जाती है, लेकिन तभी कैसी की मम्मी आ जाती है और बताती है कि उसकी दोस्त एवियन फ्लू से इन्फेक्टेड है। वो उसे मास्क पहनाती है और उसे घर भेज देती है। बाद में कैसी और उसकी बाकी फैमिली मम्मी का फ्यूनरल करते हैं, जिनकी मौत फ्लू की वजह से हो गई थी। कुछ समय बाद कैसी अपनी ज़रूरी चीज़ें पैक कर रही है और निकलने की तैयारी में है। वो अपने भाई सैम के जूते के फीते बांधती है। फिर उसकी डैड, जिनका नाम ओलिवर है, बचा हुआ ज़रूरी सामान पैक करते हैं। उसके बाद वो तीनों घर से निकल जाते हैं और एक रिफ्यूजी कैंप की तरफ पैदल सफ़र शुरू करते हैं।
रात होने से पहले वो वहाँ पहुँच जाते हैं और कैम्प के एक मेन शख्स द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। ओलिवर ने कैसी को दूसरों से अलग ले जाकर एक गन दिखाई। उसने उसे समझाया कि इसे कैसे और कब इस्तेमाल करना है। ओलिवर ने उसे साफ कह दिया कि उसे यह हथियार हमेशा अपने पास रखना होगा और दूसरों से छुपा कर रखना होगा। कैसी ने उसे हाथ में लेते हुए कहा कि उसे लगा था कि वो यहाँ सेफ है, लेकिन ओलिवर ने जवाब दिया कि अब कुछ भी सुरक्षित नहीं है। कुछ समय बाद सबको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और कैम्प की तरफ धूल का एक बड़ा गुबार बढ़ते हुए दिखा। अचानक उस धूल के पीछे से आर्मी टैंक्स निकलकर आए और कैम्प के बीचों बीच आकर रुक गए। उनके साथ कुछ स्कूल बसेस भी थी। कॉलोनल बुश अनाउंस करते हैं कि वो और उनके आदमी एक आर्मी बेस से आए हैं और उनकी मदद करने के लिए यहाँ मौजूद है। आर्मी ऑफिसर्स बच्चों को बड़ों से अलग कर देते हैं। बड़ों को मैस हॉल भेजा जाता है और बच्चों को बसेस में चढ़ाया जाता है। ओलिवर को भी यही जानकारी दी जाती है, लेकिन जब वो अपने बच्चों के साथ बस की तरफ बढ़ता है तभी एक ऑफिसर उन्हें रोक लेते हैं, क्योंकि बसेस में सिर्फ बच्चे जा सकते हैं, बड़े नहीं। ओलिवर और उस ऑफिसर में बहस हो जाती है। तभी वहाँ वॉश आता है और ऑफिसर के साथ ओलिवर की बहस बीच में रोककर उन्हें बच्चों से अलग करने के पीछे की वजह बताता है। वो समझाता है कि कैंप खतरे में है और क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड है, इसलिए आर्मी ने बच्चों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें पहले सेफ्टी तक पहुंचाने का फैसला किया। ओलिवर ने कॉलोनल की बात सुनने का फैसला किया और कैसी और सैम को बस पर चढ़ा दिया। उसने कैसी से कहा कि वो अपने भाई का ख्याल रखे और उन्हें यकीन दिलाया कि वो भी जल्द ही बेसिन पहुंच जाएगा। जैसे ही बच्चे अंदर गए, सैम को एहसास हुआ कि वो अपना टेडी बेयर भूल गया है। कैसी ने उसे बिना खिलौने के चलने के लिए मनाने की कोशिश की, पर जब वो नहीं माना तो वो खुद उस टेडी बेयर को लेने चली गई और सैम को बस में ही रुकने को कहा। कैसी जैसे ही स्लीपिंग क्वार्टर्स में दाखिल हुई और उसे टेडी बेयर मिला, तभी उसे बसों के जाने की आवाज़ आई। वो भागते हुए बाहर निकली, पर चलती हुई बस तक पहुंच नहीं पाई। इसी बीच वॉश बड़ों को इन्फॉर्म करता है कि आर्मी को लगता है कि फोर्थ वेव शुरू हो चुकी है। एलियन सब अपने शिप से नीचे आ गए हैं और इंसानों के बीच घूम रहे हैं। उनके पास ये एबिलिटी है कि वो ह्यूमन होस्ट के अंदर रह सकते हैं और उनके एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैम्प के लोग ये सुनकर काफ़ी घबरा जाते हैं। बॉश उन्हें बताता है कि भले ही वो बच्चों में एलियंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़ों में उन्हें पहचानना अभी भी मुमकिन नहीं है। हर कोई अपने बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन कर्नल उन्हें बताता है कि बच्चों को उनसे अलग फैसिलिटी में रखा जाएगा, क्योंकि ह्यूमंस और एलियंस के बीच फ़र्क करने का कोई तरीका नहीं है। कैसी मैस हॉल के बाहर से उसके डैड को उस हॉल के अंदर देखती है, लेकिन उसके डैड उसे अंदर ना आने और छिप जाने के लिए कहते हैं। अचानक एक आदमी आर्मी वाले को उकसाता है और बाहर जाने के लिए जिद करता है, जिसके बाद हर तरफ से शूटिंग शुरू हो जाती है। कैसी तुरंत भागकर जंगलों में छिप जाती है। थोड़ी देर बाद सोल्जर्स बिना किसी सिविलियन के मेस हॉल से बाहर निकलते हैं। कैसी वापस आती है और सैम का टेडी बेयर उठाती है। जब वो मेस के अंदर जाती है तो उसे बाकी लोगों के बीच उसकी डैड की डेड बॉडी मिलती है। वहाँ से निकलने से पहले कैसी एक राइफल उठाती है और फिर से जंगलों की तरफ भाग जाती है। बाद में बच्चे बेस पर पहुंचते हैं। जैसे ही वो बस से बाहर निकलते हैं, उन्हें नंबर्स दिए जाते हैं और इंतज़ार करने को कहा जाता है। सबसे पहले बेन का नंबर पुकारा जाता है और उसे फैसिलिटी के अंदर ले जाया जाता है। वहाँ एक आर्मी डॉक्टर उसे एग्जामिन कर रहा होता है। तभी सर्जेंट रिजनिक उससे सवाल जवाब करती है। बेन उसे बताता है कि उसके घर वाले प्रीवियस वेव्स में मारे गए। रिजनिक उसे कहती है कि वो खुशकिस्मत है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने का मौका मिल रहा है। बाकी बच्चों की तरह वो भी एलियंस के खिलाफ लड़ाई में मदद करेगा। इसके बाद रिजनिक उसकी गर्दन में एक ट्रैकर इंजेक्ट कर देती है। बेन पूछता है कि वो एलियंस से कैसे लड़ सकते हैं अगर उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या है। तब रिजनिक उसे दूसरे कमरे में ले जाती है, ये दिखाने के लिए कि वो उन्हें कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं। वहाँ उसे वो एक लड़का दिखाती है जो तारों से जुड़ा हुआ है और फिर बेन को एक स्पेशल वाइजर देती है ताकि वो उस एलियन को देख सके। पता चलता है कि वो एलियन एक पैरासाइट है जो इंसानों के दिमाग के अंदर घुस के
उन्हें कंट्रोल करता है। दिक्कत ये है कि कोई भी एक्सट्रैक्शन मेथड काम नहीं करता, इसलिए उस पैरासाइट को ख़त्म करने का एक लौता तरीका यही है कि उसके होस्ट को मार दिया जाए। उसने लड़के को मारने के लिए उसे एक स्विच थमाया और पहले तो वो हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार उसने उसे मार ही दिया। उसी वक्त रिजनिक ने उसका फाइट में स्वागत किया। इधर कैसी अकेले सरवाइव कर रही है। वो जंगलों में छिप जाती है और उसे लगता है कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। उसका मेन ऑब्जेक्टिव बेस तक पहुंचना है और अपने छोटे भाई को ढूंढना है। एक लंबी जर्नी के बाद उसका पानी खत्म हो जाता है। तभी उसे वही गैस स्टेशन दिखता है जहां हमने उसे पहली बार देखा था। उसी रात कैसी अपने भाई के टेडी बेयर के साथ सो जाती है। अगले दिन वो एक ऐसे हाईवे पर पहुंचती है जो पूरी तरह लावारिस कार से भरा हुआ है। उसे गाड़ियों के बीच डेड बॉडीज बिखरी हुई मिलती है और उसे एहसास होता है कि उन्हें हाल ही में मारा गया है। तभी कैसी को एक एलियन ड्रोन दिखाई देता है और तुरंत उसकी जांघ में गोली लग जाती है। वो एक पल के लिए एक कार के नीचे छिप जाती है, लेकिन फिर उसे अपने भाई की याद आती है। वो फैसला करती है कि वो इस सिचुएशन से शूट करते हुए बाहर निकलेगी, पर बदकिस्मती से वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ वॉश बच्चों को एलियंस के साथ होने वाले अपकमिंग बैटल्स के लिए तैयार करता है। वो उन्हें बताता है कि एलियंस एक फाइनल अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं, एक फिफ्थ वेव। अगर एलियंस उस वेव में कामयाब हो गए तो ह्यूमैनिटी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। बच्चों को सोल्जर्स बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे लड़ना है, खुद को डिफेंड करना है और दुश्मनों को मारना है। उनके कानों में बॉश की आवाज़ लगातार गूंज रही है, जो उन्हें ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद बता रहा है। बॉश उन्हें पूछता है कि क्या वो सब कर पाएंगे जो उसने उनसे करने को कहा। बैन और सैम को छोड़कर बाकी सभी बच्चे कंफर्म करते हैं कि वो तैयार है। इसी बीच कैसी एक बिस्तर पर जागती है। वो देखती है उसका जख्म पर ड्रेसिंग किया जा चुका है। तभी उसे उस कमरे में किसी के आने की आवाज़ आती है और वो वापस बिस्तर पर लेट जाती है और सोने की एक्टिंग करती है। जब वो आदमी कमरे में आता है तो वो उसे बताता है कि वो जानता है कि वो जगी हुई है। वो अपना इंट्रोडक्शन इवेन के रूप में देता है। कैसी उससे पूछती है कि वो कहाँ है और इवेन उसे बताता है कि उसने उसे कहाँ पाया और वो उसे यहाँ कैसे लेकर आया। कैसी उसे अपने गन के बारे में पूछती है, लेकिन इवेन कहता है कि जहाँ उसे कैसी मिली थी वहाँ उसे कोई गन नहीं दिखी। अचानक इवेन को एहसास होता है कि शायद कैसी के स्टिचेस टूट गए हैं। जब उसका शक सही निकलता है तो वो उसे गोद में उठाता है और बाथरूम में ले जाता है ताकि उसे फिर से ठीक कर सके। जैसे ही वो उसके जख्मों को सैनिटाइज कर रहा होता है, इवेन उसे बताता है कि उसे यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो चुका है। फिर कैसी उससे पूछती है कि वो बेस से कितनी दूर है, लेकिन वो कहता है कि इसका जवाब वो बाद में देगा। थोड़ी देर बाद इवेन उसे पूछता है कि उसने बेस के बारे में क्यों पूछा। तब कैसी उसे सैम के बारे में बताती है। इवेन उसे समझाता है कि वो उसकी मदद इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया था। बेस पर बच्चे पहले से ही अपनी नई रोल्स में सेटल होकर पोकर खेल रहे हैं। वो उस नई लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो उनकी स्क्वाड ज्वाइन करने वाली है। तभी रिजनिक उसे अंदर लाता है और उसे रिंगर के तौर पे इंट्रोड्यूस करता है। रिजनिक उसे उसका बैट दिखाता है और जैसे ही रिंगर अपना सामान नीचे रखती है, वो सीधा बैन के पास जाती है और पूछती है कि क्या वो स्क्वाड का लीडर है। रिंगर ने वैन से पूछा कि क्या उसे चेस खेलना आता है। तभी वहाँ खड़े एक दूसरे लड़के ने बीच में टोकते हुए कहा कि उन्हें शतरंज तो नहीं आता, लेकिन वो स्ट्रिप पोकर खेल सकते हैं। ये सुनते ही रिंगर ने उसके गले पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया और साफ कह दिया कि वो इस तरह की बकवास बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। टिकअप को रिंगर का ये एटीट्यूड काफ़ी पसंद आया। वहीं दूसरी तरफ कैसी अभी भी इवेन के साथ ही रुकी हुई है और बेस तक पहुंचने के लिए अपना रूट प्लान कर रही है। जब इवेन यार्ड में होता है, कैसी उसके कमरे में जाती है और उसे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट मिलता है। कैसी को वहाँ अपनी छिपी हुई गन मिल जाती है। वो उसे उठाती है, जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करती है और लंगड़ाते हुए घर से बाहर निकल जाती है। रास्ते में कैसी एक बॉडी ट्रैप से टकरा जाती है और इवेन उसे पकड़ लेता है। वो उसे नीचे खींचते हुए चुप रहने को कहता है। तभी उनके ऊपर से एक एलियन वेजल गुजरता है और जंगल में एक हंटर उन्हें ढूंढ रहा होता है। जब वो वापस घर पहुंचते हैं तो इवेन उसे बताता है कि उसने गन के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो कोई एलियन ना हो।
कैसी को इवन पर शक करने का पूरा हक है और इवन उसे सच बता देता है। वो कहता है कि हंटर असल में एक एलियन है जो एलियन ड्रोन्स के साथ मिलकर लोगों को ट्रैक करता है। दोनों कैसी के भाई को बचाने के लिए बेस जाने की बात करते हैं, लेकिन इवन उसे आगाह करता है कि शायद उसका भाई अब तक मर चुका हो। कैसी इस बात को मानने से मना कर देती है और ठान लेती है कि वो उसे लेने जाएगी। इवन उसके पीछे कमरे में आता है और कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। वो वादा करता है कि वो उसे बेस तक पहुंचा देगा। कैसी मान जाती है। कैसी और इवन बेस की तरफ जा रहे होते हैं। आर्मी बेस में रिंगर उसके स्क्वाड को शूट करना सिखा रही है। वो उन्हें कुछ टिप्स देती है और उन्हें फिर से ट्राई करने को कहती है। रिजनिक उन्हें ज्वाइन करती है और बेन को बताती है कि कॉलोनेल उसे मिलना चाहते हैं। बेन उसके पीछे पीछे वॉर रूम तक जाता है। बॉश उसे पास बुलाता है और उसे अलग अलग शहरों पर हुई कई अटैक्स के बारे में इन्फॉर्म करता है। वो कहता है 5th वेव शुरू हो चुकी है। वो उसे एक इम्प्रूव्ड और मोबाइल वर्जन दिखाता है उस वाइजर का जो उन्होंने पहले मेडिकल में यूज़ किया था, जिससे वो बैटल फ्रंट पर एलियंस को देख सकते हैं। बॉश उसे बताता है कि उन्हें इन वाइजर्स को फील्ड पर टेस्ट करने की ज़रूरत है और वो बेन की स्क्वाड को उन 4 स्क्वाड्स में से एक बनाकर भेजेगा जो ये काम करेगी। अगले दिन वो उसे कहता है कि अपने स्क्वाड को एक साथ सही सलामत वापस लेकर आना। वही जंगल में कैसी टेंट में अकेले उठती है। वो इवन को ढूंढती है और देखती है कि वो नदी में नहा रहा है। जब वो नोटिस करता है कि कैसी उसे देख रही है तो कैसी वहाँ से भाग जाती है। जब इवन वापस अपने कैंप पहुँचता है और कैसी को अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देखते हुए पाता है तो वो उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछता है। कैसी की डायरी में दिए गए डिस्क्रिप्शन की वजह से वो फ़ोटो में बेन को पहचान लेता है। कैसी को बहुत एम्बेरसमेंट महसूस होती है कि उसने उसकी डायरी पढ़ ली है। फिर इवन सैम की फ़ोटो देखता है और कहता है कि वो उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। उसके बाद वो अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाते हैं और रात होने पर ट्रेन ट्रैक्स को फॉलो करते हैं जब तक कि उन्हें कोई शेल्टर नहीं मिल जाता। उसी रात बेन और सैम को नींद नहीं आ रही होती है और वो बातें करते हैं। सैम वैसे ही गाना शुरू कर देता है जैसे सब कुछ होने से पहले कैसी उसके लिए गाती थी। बेन भी उसके साथ गाने लगता है जिससे रिंगर को छोड़कर बाकी पूरा स्क्वाड इरिटेट हो जाती है। इसी बीच इवन कैसी के जख्मों की पट्टी करने में उसकी मदद करता है। कैसी उसे किस करती है और उसे शुक्रिया कहती है। अगली सुबह जल्दी बेन और रिंगर का स्क्वाड टेस्टिंग साइट पर पहुंचने के लिए एक हेलीकॉप्टर में सवार हो रहा होता है। रिंगर बेन से पूछती है कि सैम कहाँ है और बेन उसे झूठ बोल देता है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है, लेकिन असलियत में उसने सैम को बाथरूम में बांध कर रखा होता है ताकि वो बेस के अंदर सुरक्षित रह सके। उसने अपनी लॉकेट भी सैम के पास छोड़ दी है। स्क्वाड लोकेशन पर पहुंचती है और एक ऑफिसर बेन से पूछती है कि उनका मिशन क्या है। वो कहता है कि उन्हें दुश्मन के घर में घुसना है और उन्हें ख़त्म करना है। वो उन्हें याद दिलाती है कि एलियंस के लिए वाइजर की लाइट ग्रीन जलती है। हेलीकॉप्टर उन्हें ड्रॉप करके निकल जाता है। जैसे ही वो दुश्मन के इलाके में कदम रखते हैं बेन अपनी स्क्वाड को आगे ले जाता है। तभी उनमें से एक को ठीक सामने 2 एलियंस दिखाई देते हैं। इससे पहले कि उनकी स्क्वाड हमला कर पाती उन पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। इस टाइट सिचुएशन में फंसने के बाद वो एक गली में छिप गए। फिर उसने सबको भागकर एक बस में शेल्टर लेने के लिए कहा। बेन और रिंगर सबसे आखिर में थे और जैसे ही सब अंदर पहुंचे बेन बस का दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर से फायरिंग रुकी नहीं थी और उनमें से एक को गोली लग गई। रिंगर को एहसास हुआ कि वो वहाँ ज़्यादा देर नहीं टिक सकते, इसलिए उसने डिस्ट्रैक्शन बनने का फैसला किया ताकि बाकी लोग सुरक्षित दूसरी गली तक पहुँच सके। इसी बीच बेन ने बाकी सबको उसके कॉल पर भागने के लिए तैयार रहने को कहा। रिंगर चिल्लाई कि सब भागो और जैसे ही वो भागे रिंगर ने बस में एक ग्रेनेड फेंका। बस उनके पीछे धमाके के साथ फट गई। पूरी स्क्वाड एक पुराने मॉल के अंदर घुस गई। रिंगर ने उन्हें ज्वाइन किया और तुरंत अपना शक जताया कि एलियंस के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसे ताज्जुब होता है कि एलियंस अर्थक्वेक ला सकते हैं और फिर भी एक बच्चों की आर्मी से डरते हैं। रिंगर डिसाइड करती है कि उसे इस आर्मी से भागना है, तो उसने अपना ट्रैकर निकाल दिया। जैसे ही वो ऐसा करती है बाकी सबको अपने वाइजर्स पर रिंगर को एक एलियन नज़र आता है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करे।
जब बेन को रियलाइज़ होता है कि असल में हो क्या रहा है, वो अपना ट्रैकर बाहर निकालता है और बाकी सबको भी बेन एक एलियन की तरह दिखने लगता है। बेन कहता है कि वो एलियन नहीं है और ना ही वो लोग एलियन थे जो पहले उन पर गोलियां चला रहे थे। रेजनिक एंड वॉश उन्होंने उन सबसे झूठ बोला था। वो कहता है कि ग्रीन का असल मतलब ह्यूमन है और वो वाइजर्स और ट्रैकर्स सब नकली थे। असली टेस्ट तो उन पर था कि वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। जब बाकी सब उसके लॉजिक पर सवाल उठाते हैं तो वो समझाता है कि असल में आर्मी ही एलियंस है जो बच्चों को मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि वो उनका गंदा काम कर सके और बचे हुए सर्वाइवर्स को ख़त्म कर सके। बेन उन्हें बताता है कि वो फिफ्थ वेव से लड़ नहीं रहे हैं बल्कि वो खुद ही फिफ्थ वेव है। टिका पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, तो बेन उन सबको अपने ट्रैकर्स निकलने के लिए कहता है। बेन ने सैम को बेस में अकेला छोड़ के आया था। वो उसे बचाने के लिए वापस बेस में जाएगा। इसी बीच हंटर्स को इवेन और कैसी मिल जाते हैं। इवेन कार से बाहर निकलता है तो उनमें से एक उससे कहता है कि वो अपने ड्रोन सेक्टर से बाहर आ गया है और फिर उस पर गोली चला देता है। जब कैसी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि इवेन उन दो आदमियों से जूझ रहा है। इवेन उसे वहां से भाग जाने के लिए कहता है। भागने से पहले कैसी अपनी बंदूक निकालती है और गोलियां ढूंढने लगती है। तभी उसे कुछ अजीब सा दिखता है। उन आदमियों में से एक उसके पीछे पड़ता है और वो किसी तरह थोड़ी देर के लिए बच निकलती है, लेकिन तभी वो उसे पकड़ लेता है। कैसी गोली चलाती है पर तभी एवेन उसे बचाने आ जाता है। वो उस आदमी से भिड़ जाता है और अपनी ज़बरदस्त ताकत का इस्तेमाल करके आखिर में उसे मार डालता है। कैसी को एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो इवेन पर अपनी गन तान देती है। तब एवेन उसे सच बताता है कि वो इंसान और एलियन दोनों है, एक स्लीपर एजेंट जिसे हमले के बहुत पहले ही तैयार किया गया था। जब यूएफओ ऑर्बिट में पहुंचा तो उसके अंदर का एलियन जाग गया। कैसी उससे पूछती है कि क्या उसने अपने परिवार को मार डाला, लेकिन एवेन कहता है कि वो उस बीमारी की वजह से मरे थे। वो उसे बताता है कि उसकी प्रजाति के लोग प्यार में यकीन नहीं रखते, लेकिन जब उसने कैसी को देखा तो उसे उससे प्यार हो गया और उसकी इंसानियत वापस जग गई। इवेन पहले किसी का पीछा कर रहा था और जब दूसरे शिकारी ने उस पर गोली चलाई तो इवेन ने उसे बचाने के लिए उस शिकारी को मार दिया। अब वो सिर्फ कैसी की वजह से प्यार में पक्का यकीन रखने लगा है। जब इवेन उसे फौज की सच्चाई बताता है तो फिर वो वहाँ से जाने लगती है, तो इवेन उसे टोकता है कि उसे वहाँ हथियार लेकर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो लोग उसे मार देंगे। कैसी उसे जवाब देती है कि अगर उसने उसका पीछा किया तो वो उसे जान से मार देगी। इसी बीच बेन एक हेलीकॉप्टर पकड़कर वापस बेस पहुंच जाता है। इधर कैसी एक स्कूल बस के सामने झूठे ही गिरने का नाटक करती है और वो लोग उसे अंदर ले जाते हैं। बेस में उसका नंबर बुलाया जाता है और रिजनिक उसके साथ वैसा ही बर्ताव करती है जैसा उसने पहले बेन के साथ किया था। जैसे ही वो कैसी को एलियन दिखाती है, कैसी रिजनिक के सिर पर वार कर देती है। उनके बीच काफ़ी देर तक हाथापाई होती है, लेकिन आखिर में कैसी उसे मार देती है और अपना ट्रैकर निकाल देती है। फिर वो उसके कपड़े पहनकर बेस में अपने भाई को ढूंढने निकल पड़ती है। उधर बेन कर्नल वॉश के साथ एक ब्रीफिंग में होता है, लेकिन वॉश को पता है कि बेन क्या खिचड़ी पका रहा है। वो उससे पूछता है कि उसे क्या मालूम है और बेन कहता है कि उसे पता है कि वो लोग असल में क्या है। तभी उसे एहसास होता है कि वो उसे मार डालेंगे। वॉश कहता है कि इंसानों ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी उन्हें ये सज़ा मिले। उनका कसूर बस इतना था कि वो उस जगह पर थे जिसकी उन लोगों को ज़रूरत थी। फिर वो उसे इंसानों के बारे में एक और कड़वा सच बताता है कि हम भी सदियों से दूसरों के साथ यही सब करते आ रहे हैं। अचानक एक ऑफिसर अंदर आता है और उन्हें बताता है कि रिजनिक मारा जा चुका है और साथ ही गेट पर तैनात 3 गार्ड्स भी। तभी बेस के अंदर से एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। बॉस ने चाइल्ड आर्मी को तैनात करने का हुक्म दिया और अपने अफसरों से कहा कि पता लगाओ आखिर हमला कौन कर रहा है। उधर बेन ने खुद को पकड़ने वाले सिपाही से लड़कर उसे मार दिया और अपना ट्रैकर निकाल फेंका। ठीक उसी वक्त कैसी गलियारों में भाग रही थी कि तभी एक और जोरदार धमाका हुआ। बॉस ने साइट पर ड्रोन्स भेजने का ऑर्डर दिया ताकि वो देख सके कि उन पर हमला कौन कर रहा है।
भागते भागते कैसी की टक्कर बेन से हुई और वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं और वो उसे बताती है कि वो सैम को ढूंढ रही है। बेन उसे सच बताता है कि असल में फौज ही एलियंस है और वो उसके भाई को जंग के मैदान में उतर रहे हैं। वो कहता है कि उन्हें जल्दी पहुंचना होगा वरना वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। कैसी उस पर भरोसा कर लेती है और वो दोनों उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी दो सिपाही उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन एवन आके उन्हें ढेर कर देता है। एवन उन्हें बताता है कि उसने बम फिट कर दिए हैं और जैसे ही बच्चों वाला आखिरी जहाज यहाँ से निकलेगा वो इस पूरे बेस को उड़ा देगा। वो कैसी से झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसकी वजह से ही उसने अपने अंदर के इंसान को चुना। बेन और कैसी सैम को ढूंढने के लिए भागे इससे पहले कि एवन पूरे बेस को उड़ा देता। जब वो ट्रांसपोर्ट लाइंस पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे बच्चे वहीं मौजूद हैं। दोनों सैम को खोजने के लिए लाइंस के बीच में घूमने लगे। तभी कैसी की नज़र उस पर पड़ी और वो उसके पास पहुंच गई। फिर बेन ने उन दोनों को बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। जब वो सब मिल गए तो कैसी ने सैम को उसका टेडी बेयर दिया। बेन ने अपना ट्रैकर निकाला और वो सब वहाँ से बाहर भाग निकले। उसी समय बॉश बेस खाली कर रहा होता है। वो बेन और बाकी लोगों को भागते हुए देखता है, हेलीकॉप्टर में सवार होता है और उनका पीछा करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें मार पाता बेस में धमाका हो जाता है। तभी अचानक रिंगर और बेन की बाकी टीम एक आर्मी कार में वहाँ पहुँचते हैं और सबको बचा लेते हैं। कैसी बेस को फटते हुए देखती है। बाद में पूरी टीम एक जगह जाकर आराम करती है और खाना खाती है। बेन कैसी से बात करता है और पूछता है कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। कैसी कहती है कि उन्हें बाकी बच्चों को बचाना होगा, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब होगा कैसे। बेन उसे कहता है कि उन्हें कल की चिंता बाद में करनी चाहिए। फिर वो अपनी स्क्वाड के बाकी लोगों के साथ मिल जाते हैं और एक बेहतर कल की उम्मीद करते हैं। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें।